चारों फार्मूलाज को याद करने का तरीका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की इन चारों फार्मूलाज को याद करने का तरीका जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। हो रही है सर जी रिकॉर्डिंग ठीक है सर, ठीक है सर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की थर्ड टाइप है जी हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थर्ड टाइप है जी रेशियो के फार्मूलाज की। फर्स्ट टू टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, लिक्विडिटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में हमने 3 फार्मूलाज डिस्कस किए, टर्नओवर रेशियो में हमने 5 फार्मूलाज डिस्कस किए। आज के इस लेक्चर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसके 5 फार्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं जी, 4 सॉरी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 4 तरह के जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। इन फार्मूलाज को याद करने का तरीका ये है जी कि चारों के डिनोमिनेटर में नेट सेल आएंगी, चारों के डिनोमिनेटर में बटे के नीचे नेट सेल आएंगी और न्यूमरेटर में बटे के ऊपर जो है जो रेशियो का नाम होगा वो आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई, ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखी जाएगी और नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट लिखी जाएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है इनका आंसर हमने परसेंटेज में देना है, इसलिए इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 फार्मूला हो गए जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। इनको याद करने का ट्रिक हो गया जी कि डिनोमिनेटर में नेट से जानी है और न्यूमरेटर में जो रेशियो का नाम है वो आएगा। अभी जो इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो कैलकुलेट कैसे करने हैं, पहले नेट सेल्स पर आ जाएंगी। टोटल सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दिया जाए तो नेट सेल आती है। टोटल सेल्स का मतलब है कैश सेल भी और क्रेडिट सेल्स भी, ये माइनस कर दी जाए इसमें से सेल रिटर्न तो नेट सेल आ जाती है। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, दो मेजर टाइप्स है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, एडमिन एक्सपेंस है और मार्केटिंग एक्सपेंस है। एडमिन एक्सपेंस को ऑफिस एक्सपेंस भी कहते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस को सेलिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से दोनों किस्म के एक्सपेंस माइनस किए जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है। ऐसी नेट प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले है, इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ, लेस नहीं हुआ, इसी को अमेरिकन लैंग्वेज में ईपीआईटी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसी अर्निंग जो बिफोर इंटरेस्ट, इसमें से इंटरेस्ट भी नहीं दिया अभी, टैक्स भी अभी नहीं दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें से लॉसेस और इंटरेस्ट माइनस कर देना है जी। लॉसेस चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस, वो माइनस कर देने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जितने भी आपने कर्ज लिए हुए होंगे जितना इंटरेस्ट है वो माइनस कर दें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इंटरेस्ट ऑन लोन ही है, वो भी माइनस कर दें। और जितने इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट इनकम है वो ऐड कर दें, वो चाहे रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है, वो ऐड कर दें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस होगा, अदर इनकम ऐड होगी तो आपके पास आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले थी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट भी पे होना था, टैक्स भी पे होना था। इंटरेस्ट पे हो चुका, अब आपने सिर्फ टैक्स माइनस करना है। टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये टूल्स मैंने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आ गया, नेट सेल की भी समझ आ गई। अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आ गया भाई कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके ऊपर। अगर आप ये लफ्ज़ देखें ना जी ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब है कि बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ताकि वो ये फाइंड आउट कर सके कि उसे कम से कम कितना रेवेन्यू अर्न करना है ताकि वो लॉस ना कमाए। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है एक बिजनेस को चलाने की कॉस्ट। एक बिजनेस को चलाने की कॉस्ट 2 टाइप ऑफ कॉस्ट के नाम। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बिजनेस को चलाने की कॉस्ट होती है, एक उन चीजों की कॉस्ट जिसको उसने बेचना है, प्लस बिजनेस को रन करने की कॉस्ट, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। एडमिन एक्सपेंस हैं और मार्केटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है।
इन दोनों को और CGS को मिला दिया जाए तो ये एक बिजनेस की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पर ये 4 फॉर्मूलाज हमारे ये हो गए टोटल। अब तक हमने 12 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टर्स रेशियोज। इन्वेस्टर्स रेशियोज ऐसी रेशियोज जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जिनको इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो या इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करनी हो। अगर आप समझ लें भी आपकी इन्वेस्टर्स रेशियो अच्छी है तो इन्वेस्ट कर दें। आप किसी ऑलरेडी कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो का आंसर फेवरेबल आता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट रिटेन रखें, कंटिन्यू रखें। और अगर आपको लगता है भाई आपकी इन्वेस्टर रेशियो है वो सूटेबल नहीं है तो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करें, विदड्रॉ कर लें, आप डिसइन्वेस्ट कर लें। तो इन्वेस्टर रेशियो वो रेशियो है जो इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने बिजनेस में कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, उनके लिए बेनिफिशियल हैं, उनके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, उनको पता चलता है भाई इससे बिजनेस की हालत क्या है। देखें आप कंपनी अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में आप प्रॉफिटेबल शो हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इन्वेस्टर रेशियो से पता चलेगा। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट का आ जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिर्फ प्रॉफिट का आ जाना वो काफ़ी नहीं है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक है या नहीं, ये जरूरी है जानना। ये ना आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा हो, 1 करोड़ रुपया लगाकर 1 लाख रुपया प्रॉफिट, ये अच्छी इन्वेस्टर रेशियो नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना कि प्रॉफिट रिजनेबल है या नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी रेशियो सूटेबल है जी, वो हम यहाँ पर अब उनके फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जी। ये फोर्थ कैटेगरी है बेटा, इन्वेस्टर्स रेशियो। अब तक हम 12 फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले जी रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी को ही शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग पर शेयर, इसको EPS भी कहा जाता है। डिविडेंड पर शेयर, और प्राइस अर्निंग रेशियो। ये 5 फॉर्मूला बेटा आप यहाँ पर समझेंगे नहीं। कंपैरेटिवली थोड़ी सी अब ये डिफिकल्ट है, इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा शाबाश। कंपैरेटिवली मतलब इसमें सब में एक टेक्निक नहीं चलनी। जैसे आपने टर्नओवर में सब में कहा जी डिनोमिनेटर में एवरेज आएगी, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में सब में कहा जी डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आनी है। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सब में कहा जी डिनोमिनेटर में नेट सेल आएंगी। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर रेशियो को अपने तरीके से याद करना है, लेकिन उसकी टेक्निक है ना, ट्रिक उसका है क्योंकि हर फॉर्मूले को याद कैसे करना है। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा शाबाश। सबसे पहले देखें ये वाली जो रेशियो है, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैसला है जी, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैसला इनके नाम से होना है। इनके न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का फैसला इनके नाम से हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। लेकिन इस रेशियो में 2 चीजों के दरमियान वो कहता है जी रेशियो फाइंड आउट करें। नाम से जाहिर है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पर कितना रिटर्न है, इक्विटी पर कितना रिटर्न है। इसका मतलब ये 2 चीजों के दरमियान रेशियो है, रिटर्न और इक्विटी। तो यहाँ इक्विटी आएगी डिनोमिनेटर में और रिटर्न आएगा न्यूमरेटर में। जो पहले हो ना उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो बाद में उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसको एक्सप्लेन भी कर दो, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। तो इक्विटी डिनोमिनेटर में इक्विटी पर रिटर्न कितना है,
यहाँ पर इक्विटी का मतलब है कितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया और बदले में रिटर्न कितना मिलता है। अब तुम सोचे एक बिजनेस में आपने 10 लाख रुपया लगाया हो, 1 मिलियन लगाया, वहां से आपको 0.1 मिलियन 1 लाख रुपया मुनाफा मिलता है, एक बिजनेस हो गया। दूसरे बिजनेस में आपने 5 लाख रुपीस लगाए, 0.5 मिलियन लगाए, वो भी 1 लाख मुनाफा दे रहा है, तो कौन सा बिजनेस बेहतर हुआ? यहाँ पर आपने 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख रुपया लगाया था और 1 लाख मुनाफा मिला। मुनाफा दोनों में 1-1 लाख है, लेकिन एक की इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर है, एक की रिटर्न ऑन इक्विटी पुअर है। यहाँ 10 लाख लगाकर 1 मिलियन लगाकर 0.1 मिलियन मुनाफा मिल रहा है, उसके मुकाबले में जहाँ 0.5 मिलियन लगाकर 5 लाख लगाकर 1 लाख रुपया मुनाफा मिल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर हुआ। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपके लिए ये मैटर करती है। यहाँ रिटर्न का मतलब क्या है? मुनाफा। रिटर्न का मतलब क्या है? मुनाफा। कौन सा मुनाफा भाई? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड भाई इक्विटी पर मुनाफा देखना हो ना तो नेट प्रॉफिट देखते हैं आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो सब इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचता है ना, उसको कहा जाता है ये इक्विटी पर मुनाफा है। इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। शेयर होल्डर फंड मतलब कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर भी ज़्यादा मीनिंगफुल होता है जब आप परसेंटेज में आंसर देते हैं, तो नाम से पता चल जाएगा। रिटर्न ऊपर इक्विटी नीचे। रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इक्विटी पर जो मुनाफा होता है वो इंटरेस्ट और टैक्स सब कुछ पे करने के बाद वाला मुनाफा इक्विटी पर देखा जाता है। नेट प्रॉफिट आपके इसके नाम से इसका फॉर्मूला याद करना है। तो इनमें ट्रिक यही है कि इसका हर फॉर्मूला इसके नाम से याद हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, रिटर्न ऑन कैपिटल, ऊपर रिटर्न नीचे नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपके लिए नया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का लफ्ज आपके लिए न्यू है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कुल वो पैसा जो बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब है कुल वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कुल सरमाया जो बिजनेस में एम्प्लॉयड लगाया गया है, जिससे बिजनेस चलाया जा रहा है। इस तरह बात समझ लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। अगर आपने ये फाइंड आउट करना हो ना कि आपके कुल सरमाए पर कितना मुनाफा है, तो फिर जो कुल मुनाफा है ना जी आपका, जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम EBITP कहते हैं। एक बिजनेस ने कुल आपके लिए क्या कमाया, वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई बिजनेस ने तो आपके लिए मुनाफा कमाया ना, उसमें से आपको इंटरेस्ट देना पड़ा क्योंकि आपने कर्जा लिया हुआ था, उसमें से टैक्स देना पड़ा क्योंकि स्टेट के रेगुलेशन को फॉलो करना था। बिजनेस ने क्या कमाया आपके लिए, वो टोटल प्रॉफिट होता है। वो टोटल प्रॉफिट किसको कहते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पूरी स्टेटमेंट बना के बताया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किसको कहते हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें ना, बिजनेस ने सरमाए पर इतना मुनाफा दिया है, तो फिर आपको टोटल प्रॉफिट देखना होगा जिसमें से ना इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा ना टैक्स माइनस हुआ, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किससे एक वाला ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला इसके नाम से याद हो जाएगा। ऊपर रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को याद करना है कि आपने अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना मुनाफा है। भाई शेयर पर मुनाफा किसको मिलता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को मुनाफा कौन सा मिलता है? शेयर होल्डर को प्रॉफिट कौन सा मिलता है? इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद वाला। शेयर होल्डर को प्रॉफिट कौन सा मिलता है? इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद। इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद वाला मुनाफा मिलता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स। वो शेयर जो शेयर होल्डर ने खरीदनी है, प्रॉफिट को उन शेयर्स पर डिवाइड कर दें, एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइब या पेड अप शेयर्स एक ही बात है। वो शेयर्स नंबर ऑफ शेयर तादाद है, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नीचे शेयर्स पर डिवाइड कर देंगे, एक शेयर की अर्निंग आ जाएगी, एक शेयर का मुनाफा आ जाएगा। EPS अर्निंग पर शेयर। उसको बताएंगे डिविडेंड पर शेयर।
आपने पढ़ा भी है, देखा भी है फाइनल अकाउंट के चैप्टर में कि जितना मुनाफा होता है ना वो सारा डिविडेंड की शक्ल में डिवाइड नहीं किया जाता। जितना प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जितना प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। उसमें से आपने पढ़ा है अप्रोप्रिएशन की जाती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड की शक्ल में कुछ टैक्स के लिए निकाल दिया जाता है, कुछ रिजर्व प्रोविजन क्रिएट कर दी जाती है। तो जितना डिविडेंड मिलेगा ना जी शेयर होल्डर्स को, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है, इसमें फाइनल डिविडेंड भी शामिल है। जितना भी डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाएगा, टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी है, इंटरिम प्लस फाइनल। टोटल डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स है, वही शेयर जो सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुनाफा किसको मिलना है, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं ना उन्हीं को मिलना है भाई। अगर आपके टोटल 50,000 शेयर्स हैं, उनमें से अभी आपने सिर्फ 20,000 बेचे हुए हैं, तो जो मुनाफा है वो 20,000 शेयर्स पर मिलना है, क्योंकि बाकी 30,000 को भी आपने इशू नहीं किए, उनका तो मालिक ही कोई नहीं है। तो वही जो शेयर यहाँ पर लिखे थे वही आपने यहाँ पर लिखे, तो ये पर शेयर डिविडेंड आता है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला की प्राइस अर्निंग रेशियो, नाम से देखिए जाहिर है प्राइस अर्निंग, क्या कितनी कीमत दे रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे, इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखें, प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस मतलब और अर्निंग मतलब किस पर मिलती है अर्निंग, शेयर पर। प्राइस किसकी है, शेयर प्राइस। इसका मतलब ये है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आप एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी दे रहे हैं और उसके बदले में आपको अर्निंग कितनी मिल रही है। मतलब एक शेयर है 1,000 रुपए का मार्केट में, उसके ऊपर अर्निंग मिल रही है 100 रुपए। एक मार्केट में शेयर 20,000 रुपए का है, उसकी अर्निंग है 2,000 रुपए। ये क्या है, कितनी प्राइस दे रहे हैं, बदले में अर्निंग कितनी मिल रही है, उसकी रेशियो निकाली जाए ताकि देखा जाए जिसकी बेहतर होगी ना उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ये ना कोई कंपनी हमसे 20,000 रुपया मांग रही है एक शेयर का और हमें मुनाफा सिर्फ 2,000 दे रही है, और एक दूसरी कंपनी है जिनका 1,000 रुपये का शेयर है आपने खरीदते हैं, वहां से आपको 200 प्रॉफिट मिल जाता है। 20,000 रुपीज लगाकर अगर 2,000 मुनाफा मिलेगा तो 10% बनता है, और अगर 1,000 रुपया लगाकर 200 रुपया मुनाफा मिलेगा तो ये 20% बनता है। तो आपको फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो 1,000 रुपया मांग रही है और 200 रुपया मुनाफा दे रही है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी ज़्यादा बेहतर है। प्राइस मतलब कितनी कीमत हमसे वो मांग रहे हैं और कितना हमें उसके बदले में अर्न होगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कहाँ से आएगा, इस वाले फॉर्मूले से। अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ ना, अर्निंग पर शेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइब और पेड अप शेयर्स। ये हो गया। ये आज का लेक्चर था, ये हमारा लास्ट लेक्चर है कि इन टॉपिक्स पर हुआ है सॉल्वेंसी रेशियोज। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम अब देखें, ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा तो आप करके ले लेके देखा जाएगा कि बाद में पहला क्वेश्चन भी नहीं होना फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता। तो ये आपका कितने फॉर्मूला हो गया 17, जो यस कहते हैं यही नहीं याद है 17 ही फॉर्मूला देंगे आपने सारे याद करने। कल हम 6-7 और पढ़ेंगे, कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबली हम कल इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। 4 से 5 दिन में हम इसके 19-20 क्वेश्चन कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम सॉल्वेंसी रेशियो पे हम डिस्कस करेंगे।